9 जीत के साथ अजय भारत। इस विश्व कप में इंडिया ने रचे कई कीर्तिमान। विश्व कप सेमीफाइनल में फिर एक बार इंडिया बनाम न्यूजीलैंड। वानखेड़े स्टेडियम में होगी खिलाड़ियों की अग्नि परीक्षा। विश्व कप में अब तक आंकड़े न्यूजीलैंड के पक्ष में, लेकिन इस विश्व कप में भारत सबसे बड़ा दावेदार। 2019 के सेमीफाइनल में दोनों टीमें थी आमने सामने। जीत की दहलीज पर पहुंचकर न्यूजीलैंड से मिली थी हार। लेकिन इस बार इनविंसिबल इंडियन टीम को रोक पाना मुश्किल। जीत के इरादे से उतरेंगे रोहित के मैन इन ब्लू। न्यूजीलैंड से चुकता करेंगे पुराना हिसाब। गेंद और बल्ले से देंगे करारा जवाब। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं, और अगर चूके तो बचेंगे नहीं। सिक्सर किंग रोहित शर्मा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली, क्लास प्लेयर केएल राहुल, स्टार प्लेयर शुभमन गिल। इन्हें रोक पाना न्यूजीलैंड के लिए चुनौती। शमी और बुमराह की स्विंग और कुलदीप की फिरकी बढ़ाएगी न्यूजीलैंड की मुश्किल। होगा मुकाबला जोरदार, दिग्गज भिड़ेंगे इस बार। अब देखना है किसकी होगी जीत और किसे मिलेगी हार। It's gone the distance, and it's a win for India. Yeah! And they're off the mark in World Cup 2023. नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। विश्व कप के कुल 45 मुकाबले के बाद आखिरकार यह तय हो चुका है कि टॉप 4 में कौन होगा, और टॉप 4 में से नंबर 1 भारत का मुकाबला आज सेमीफाइनल में होने जा रहा है नंबर 4 यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ। वानखेड़े स्टेडियम पर होने जा रहे इस सेमीफाइनल मैच में खिलाड़ियों को उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। इस विश्व कप में भारत का प्रदर्शन लाजवाब रहा। 9 में से 9 मैच जीतकर इंडियन प्लेयर्स ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। वही बात करें न्यूजीलैंड की, तो इंग्लैंड को हराने के बाद न्यूजीलैंड जो शुरुआत की वो बेहद शानदार रही, शानदार तरीके से मैच जीते। लेकिन इंडिया से मिली हार के बाद मामला थोड़ा सा लड़खड़ाता नजर आया, लेकिन आखिर में श्रीलंका को हराकर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच ही गई। न्यूजीलैंड जैसी टीम को कोई भी हल्के में नहीं लेना चाहेगा, खासतौर से इंडिया। जब 2019 के विश्व कप में न्यूजीलैंड ने इंडिया के जीत के सिलसिले को तोड़ा था, तो आज मौका है हिसाब बराबर करने का, और आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में खेल शुरू होने जा रहा है सेमीफाइनल का महामुकाबला, और इसी पर हमारे साथ विशेष टिप्पणी के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अजहर कुरैशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वर्षा पटेल हमारे साथ है, क्रिकेट प्लेयर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शालू पटेल माफ कीजिएगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट मनोज वर्मा भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अजहर जी आपके पास आना चाहूंगा। इससे पहले आज होने जा रहे मैच के बारे में हम बात करें, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बीते 9 मैचों में भारत का जो प्रदर्शन रहा है वो लाजवाब रहा है, उस पर आपके कमेंट्स। बिल्कुल, भारत ने इस विश्व कप की शुरुआत से ही पूरी टीमों पर अपना शिकंजा कस दिया था, और पूरे 9 मैच जो जीते हैं उन्होंने एक तरफा मैच जीते हैं। किसी भी मुकाबले में भारत की टीम जो है अपोजिट टीम के सामने ना तो लड़खड़ाती नजर आई है, ना ही उसको ज़्यादा पसीना बहाने की ज़रूरत पड़ी है। भारत की टीम का ये प्रदर्शन अब तक के जो 11 वर्ल्ड कप हो चुके हैं उसमें सबसे शानदार रहा है, और ऐसा ही प्रदर्शन श्रीलंका की टीम ने 1996 में दोहराया था जब वो विश्व कप जीते थे। उन्होंने अपने पूरे मैच एक तरफा जीते थे। इसी तरह है इंडियन टीम ने जो इस वर्ल्ड कप में अब तक जो
प्रदर्शन किया है, लाजवाब किया है, चाहे बैटिंग का मामला हो, बॉलिंग का मामला हो या फील्डिंग हो। एक अजीब तरीके से भारत ने सभी टीमों को अपने शिकंजे में कस दिया है। और इस विश्व कप की सबसे खास बात भारतीय टीम के लिए ये रही है कि इसके फास्ट बॉलर एक नई भूमिका में नजर आए। जो भारत की इंडियन पिचें हैं वो आमतौर पर धीमी मानी जाती थी, लेकिन भारत के फास्ट बॉलरों ने उस धीमी पिचों पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके बाद सामने वाली टीमों को एक सोचना पड़ रहा है कि उनके जो फास्ट बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद शामी हैं या मोहम्मद सिराज हैं, उनका कैसे मुकाबला किया जाए। और ये भारत का फास्ट बॉलिंग का एक नई चीज़ देखने को मिली है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत तेज गेंदबाजी को लेकर पूरे विश्व क्रिकेट के लिए एक अगवा बनने जा रहा है कि भारत की फास्ट बॉलिंग जैसी रही है उसको देखकर अन्य टीमें भी प्रेरणा लेंगी कि स्लो पिच पर भी, या भारत जैसी कई पाटा पिच होती है भारत के स्टेडियम्स में, उस पर भी काफ़ी लाजवाब प्रदर्शन किया है। और भारत जैसा विश्व कप में अब तक का सफ़र रहा है, भारत ने जो प्रदर्शन किया है वो फास्ट बॉलिंग के दम पर किया है। और अगर भारत ये विश्व कप जीतता है, जिसकी अभी तक काफ़ी संभावना है कि भारत इस विश्व कप को के लिए फाइनल में ही पहुँचेगा और उसमें जीत भी दर्ज कर सकता है, जैसा कि हम सभी भारतवासी एक उम्मीद जगाए हुए हैं कि तीसरा विश्व कप होगा जो भारत अपने नाम करेगा। इसका बहुत सारा जो श्रेय जाएगा वो भारत की फास्ट बॉलिंग को जाएगा, जिन्होंने काफ़ी अच्छा मौके पर विकेट चटकाए हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। कई बार ऐसे मौके आए कि लगातार एक लंबी साझेदारी को भी उन्होंने तोड़ा है। और कोई भी जो भारत के अपोजिट टीमें रही हैं, जो बल्लेबाज रहे, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज रहे, जैसे साउथ अफ्रीका की टीम थी जिसने पूरे विश्व कप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी असली परीक्षा तब सामने आई जब उन्होंने भारत के खिलाफ मैच खेला और वो केवल 83 रन पर ही ढेर हो गए थे। और भारत के तेज गेंदबाजों ने, खासकर तीनों गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। और इन गेंदबाजों के बलबूते पर ही आज भारत काफ़ी पॉजिटिव स्थिति में है। और न्यूजीलैंड भी आज इस मैच में थोड़ा सा दबाव महसूस करेगा। हालांकि मैं मानता हूं कि आज के मैच में भारत की टीम पर भी दबाव होगा, क्योंकि लगातार 9 मैच जीतने के बाद आप सेमीफाइनल में खेलते हैं और आपका पुराना प्रदर्शन चाहे जितना बेहतर रहा हो, लेकिन हर दिन एक नया मैच होता है, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। तो भारत के लिए मैच जीतने के लिए थोड़ा सा दबाव आज मुझे लगता है कि भारतीय टीम पर होगा कि जब वो लीग मैच में 9 मैच जीते हैं तो आज सेमीफाइनल में भी उनको जीत दर्ज करना पड़ेगी। एक थोड़ा सा भारत के जो क्रिकेट प्रशंसक है उनका भी दबाव होगा कि भारत पिछली 2019 में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से जो हार हुई उसका भी बदला लेना है और फाइनल में जीतने के लिए आज का मैच जीतना होगा। तो भारत की टीम पर मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा दबाव तो महसूस किया जाएगा। निश्चित रूप से। शालू जी, 9 मैच हमने देखे ऑस्ट्रेलिया के साथ। जब पहला मैच हुआ लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन एक के बाद एक जब सेकंड इनिंग में इंडिया बैटिंग करने आई, धड़ाधड़ विकेट गिरे, फिर वहां से भारत ने वापसी की, वो मैच जीता और वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ जीत का, फिर ना हम पाकिस्तान के आगे रुके, ना बांग्लादेश के आगे रुके, ना न्यूजीलैंड के आगे रुके। और जहाँ माना जा रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ चैलेंजिंग मुकाबला होगा, उसे भी हमने कितना ही आसान बना दिया और आसानी से जीत लिया। उसके बाद तो बाद के जो मुकाबले थे वो करीब फॉर्मेलिटी से, औपचारिकता से नजर आ रहे थे। तो इन 9 मैचों में भारतीय बल्लेबाजी और खास तौर से जो चर्चा में है भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी, उसको लेकर क्या कहें? जी, आज का जो मैच है कि कहीं ना कहीं अजहर सर ने ये बात बोली है कि हाँ, अभी तक हम जो मैच जीतते आ रहे थे और लास्ट मैच आपने बोला साउथ अफ्रीका के लिए कहीं ना कहीं वो भी टास्किंग था, बट इजीली वो मैच हम जीत गए। बट आज का मैच बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि आज हम 12 साल बाद फिर उसी मुकाम पर पहुंचे हैं जहां से हम आज फाइनल में पहुंचेंगे अगर आज हम जीते तो। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जो सामने वाली टीम है, क्योंकि लास्ट 2019 में भी हम इस टीम से हारे थे, तो सर ने वही बोला कि आज हमारे पास बराबर करने का मौका है और देखते हैं आगे क्या होता है। अजहर जी, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है जो हम लगातार विश्व कप में देखते आ रहे हैं, खासतौर से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मामले में। अगर आप सिर्फ न्यूजीलैंड को ही देख लें, 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता, उसके बाद हर वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड पहुंचता आ रहा है। 2015 के वर्ल्ड कप में भी, 2019 के वर्ल्ड कप में भी। 15 में ऑस्ट्रेलिया ने हराया, 19 में इंग्लैंड ने हराया और आज फिर एक बार सेमीफाइनल में फिर पहुंची है न्यूजीलैंड। जैसे तैसे अगर आखिर के 3 मैच भले ही हार गई हो, लेकिन लास्ट मैच जीता, न्यूजीलैंड पहुंची और एक बार फिर कहीं ना कहीं एक जो दबाव हम कह रहे हैं महसूस हो रहा है, इसलिए भी है कि एक डेस्पिरेशन है कि क्योंकि एक तरफ भारत है जो लगातार जो 2 खिताब अब तक अपने नाम कर चुके हैं विश्व कप का, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है जिसे अभी भी अपने पहले खिताब का इंतजार है।
बिल्कुल न्यूजीलैंड की टीम को कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड अब तक जो 11 विश्व कप हो चुके हैं, ये 12वां विश्व कप है। न्यूजीलैंड की टीम 8 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि इंडियन टीम 7 बार सेमीफाइनल में पहुंची है और उसने 2 विश्व कप जीते हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो उसकी टीम काफ़ी अच्छी रही है। कई मार्टिन कैरोव का 92 का मुकाबला रहा, सब जानते हैं कैसा मुकाबला था, या 2015 के में काफ़ी अच्छे मैकुलम जो थे, उनके काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाज थे। ऐसे कई सारे उनके स्टार प्लेयर्स रहे जिन्होंने अपनी टीम के लिए वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा किया है। इस मैच में भी उनके युवा रचिन रविंद्र जो आए हैं और केन विलियमसन है या लेथम है, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो न्यूजीलैंड शुरुआत में, विश्व कप की शुरुआत में भी टेबल पर टॉप पर रही थी, लेकिन उसने कुछ मैच बाद में हारे, जिसकी वजह से वो पोजीशन में नीचे रही और सेमीफाइनल में आने के लिए उसको थोड़ी जद्दोजहद करना पड़ी थी। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को कम नहीं आंक सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम के साथ थोड़ा सा बैड लग रहा है कि वो एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है, लेकिन वो हमेशा से लगातार तीसरा वर्ल्ड कप है जिसमें वो ये फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। 2015 में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे, 2019 में वो इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह हारे हैं सब जानते हैं। न्यूजीलैंड को एक वर्ल्ड कप विनर के तौर पर ही अब तक लोगों ने देखा है। न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी अच्छी रही है और इसी जो न्यूजीलैंड का जो टेम्परामेंट है, उसी से भारत को अपना बचाव करने के लिए थोड़ा सा अच्छा खेलना पड़ेगा। आज सेमीफाइनल में अपने पिछले मैचों की जो जीत है उसको भूलकर आज अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर फाइनल में जाना है तो, क्योंकि न्यूजीलैंड पर मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड पर जो दबाव होगा वो भारत की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड इतना कंसिस्टेंट नहीं खेली है और अगर वो फाइनल में नहीं पहुंचती है तो उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर भारत की टीम जिसने लगातार 9 मैच एक तरफा मुकाबले में जीते हैं, अगर आज कुछ होता है तो भारत की टीम के लिए इससे बड़ा सदमा कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन भारत को जो थोड़ा सा दबाव है उसको अपना क्लियर करना पड़ेगा और भारत को आज बहुत अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा। वानखेड़े की पिच है जहां पर पिछले 4 मैच हो चुके हैं, 4 में से 3 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी आज जो टॉस होगा उसके बाद जो भी टीम टॉस जीतेगी वो अपने पहले बैटिंग करने को जाएगी और इंडियन टीम के सामने थोड़ा सा दबाव होगा और इंडियन टीम को आज साबित करना पड़ेगा कि जो अब तक का प्रदर्शन है उसे कंसिस्टेंस रखा जाए और फाइनल तक लेके जाए। जी शाहरुख जी, वैसे अगर देखा जाए तो जो यूनिलैटरल टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें जो प्रदर्शन रहा है इंडिया का अच्छा रहा है। इन बायलैटरल टूर्नामेंट्स में हमने देखा है कि जो बड़े मैचेस होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं बीते कुछ सालों में खराब रहा, लेकिन अंत में आते आते हमने अच्छा प्रदर्शन किया। अभी एशिया कप में हमने शानदार जीत हासिल की, उससे पहले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने सीरीज़ खेली उसमें हमने शानदार प्रदर्शन देखा, जहाँ हमने शुभमन गिल का 200 देखा जो शानदार उन्होंने वहाँ दोहरा शतक जड़ा था। आज किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जब बात हो रही है दबाव की, जैसा कि अजहर साहब ने कहा कि दबाव न्यूजीलैंड पर शायद कम होगा, लेकिन जाहिर तौर पर दबाव तो दोनों ही टीमों पर है। एक इंडियन टीम है जिनके ऊपर फैंस का बहुत बड़ा दबाव है, आप अपनी सरजमी पर खेल रहे हैं और वो वानखेड़े के स्टेडियम में जहां पर हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। तो आज किस तरह से देख रहे हो कि ये प्रेशर टूर्नामेंट है जहां पर इंडियन प्लेयर्स को खरा उतरना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आज के मैच में हमें खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम होस्टिंग हमारी टीम है इंडिया, और अभी तक जहां तक देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती आई है। हमने एक अच्छी रणनीति से खेला है और आज के मैच में भी एक अभी तक जितने मैचों में जो रणनीति बनाई है आज भी उसी रणनीति से हम लोग खेलेंगे और खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी हम होस्ट कर रहे हैं, हमारी होस्टिंग टीम है, तो हमारे ऊपर प्रेशर तो है ही है और हमारी वजह से कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड पर भी प्रेशर रहेगा। और आज हमारी जो बैटिंग है वो तो अभी तक अच्छी चली आ रही है। मिडिल ऑर्डर में भी अब श्रेयस अय्यर ने जो लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो कहीं ना कहीं एक वो भी अच्छा एक मिला है कि वो भी उभर के अब अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। और आज अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में भी मोहम्मद शमी और बाकी जो बॉलर्स हैं इनको न्यू बॉल से आज थोड़ा सा अटैकिंग रहना होगा। निश्चित रूप से। शालू जी, क्या ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हम देखें हम T20 चैंपियनशिप जीते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, भले 2 विश्व कप ना जीता हो, लेकिन हमने बीते 2 विश्व कप में हम नहीं जीत पाए हों, लेकिन हमने 83 का वर्ल्ड कप जीता, हमने 2011 का, तो टेक्निकली वी आर चैंपियंस। लेकिन कहीं लगता है कि इंडियन फैंस के अंदर एक अंडरडॉग है जो कहीं ना कहीं जाग उठता है बार बार, और कहीं ना कहीं हम इस वजह से और थोड़ा डरे रहते हैं कि यार ये गलत ना हो जाए या वो गलत ना हो जाए, ये दबाव में ना आ जाए। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में हम अंडरडॉग नहीं, हम चैंपियंस की तरह ही खेल रहे हैं। वी आर डोमिनेटिंग एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल मैच, एवरी सिंगल प्लेयर। हम जिस तरह से देख रहे हैं 9 मैच हम जीते हैं, तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा, जैसा हम ज़्यादा टेंशन में, मुझे लगता है कि शायद इंडियन टीम उतना नहीं है।
हाँ बिल्कुल, पब्लिक का जो है या फैंस हैं जो भी हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा टेंशन में हैं जो ऑन ग्राउंड खेल रहे हैं, उन पर प्रेशर है, बट पब्लिक ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि अभी तक जितने मैचेस हम लोगों ने खेले हैं उसकी वजह से पब्लिक का जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं वो आज बहुत प्रेशराइज रहेगा। अजहर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि ज़्यादा हम क्या बोले कि उसमें ज़्यादा सवाल निकालने की, ज़्यादा उधेड़-बुन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जबकि हम जानते हैं कि इंडियन प्लेयर्स मैच को आज एंजॉय कर रहे हैं, आजकल कुछ ज़्यादा ही हम देख रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा चिंता कर लेते हैं, वहाँ पे हम प्लेयर्स को देखते हैं परफॉर्म करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो बड़ी मामूली सी बात थी। बिल्कुल, इंडियन टीम जिस तरीके से खेल रही है काफ़ी धमाकेदार प्रदर्शन रहा है। और जैसे हिंदुस्तान में क्रिकेट एक धर्म है, हम उसे एक धर्म की तरह देखते हैं। क्रिकेट काफ़ी इन्वॉल्व है बच्चे में, गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर क्रिकेट की चर्चा ना होती हो। और आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके मुंह से क्रिकेट का बयानबाजी नहीं आ रही होगी या जो एनालिसिस नहीं कर रहा होगा। आजकल आम जो क्रिकेट प्रेमी की तो बात छोड़िए, मतलब जो क्रिकेटर उनकी बात छोड़िए, आम जो क्रिकेट प्रेमी है वो भी इंडियन टीम को लेकर काफ़ी टीका टिप्पणी करते हैं और काफ़ी एक मतलब एक वैसा राय रखते हैं विशेषज्ञ के तौर पर। तो भारतीय टीम से काफ़ी अपेक्षाएं होती हैं। ये सही बात है कि हम लोग अपना ज़्यादा उम्मीद करते हैं, हम भारतवासी इंडियन टीम से, और जिस तरह से खेली है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक तरफा ही टूर्नामेंट जीतेगी। लेकिन इंडियन टीम जो है वो काफ़ी अच्छा खेली है, तो वो एक प्रेशर हो सकता है। ये हमारी चिंता हो कि हमें एक लगता है कि जैसे एक लॉ ऑफ एवरेज होता है कि एक आध मैच हार सकते हैं, तो अगर बीच में हम लीग में एक आध हार जाते तो आज उतना प्रेशर क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से नहीं होता। हमें ये नहीं लगता कि चलो एक हार चुके हैं तो अब हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए अच्छे से जाएंगे। तो इंडियन टीम अपने तरीके से देखती है और उनका जो परफॉर्मेंस रहा है तो उम्मीद है कि आज भी पिछले मैचों की तरह आसानी से टीम जीतेगी और फाइनल में निश्चित तौर पर जाएगी। जी अजहर साहब, 4 मैच हुए हैं वानखेड़े की पिच पर और इनमें सिर्फ एक ही मैच ऐसा था जिसमें सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए टीम जीती है। कुछ ही देर में टॉस होने वाला है और शायद सभी के मन में ये इस वक्त सवाल है कि क्या फैसला लेगी टीम इंडिया। क्या आज फर्स्ट बैटिंग, अगर टॉस इंडिया जीतती है तो क्या फर्स्ट बैटिंग करके एक बड़ा टारगेट खड़ा करेगी या फिर सेकंड इनिंग पे भरोसा करेगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी है सेकंड इनिंग में भी बदलते हुए। तो आज क्या लगता है इस पिच को लेकर? सबसे पहले आपके कमेंट्स, फिर शालू जी आपको बताऊंगा। देखिए, अभी तक जो 4 मैच हुए हैं वानखेड़े स्टेडियम पर, उनमें पहले बैटिंग करते हुए 3 टीमें जीती हैं। तो इंडियन टीम भी चाहेगी कि अगर टॉस जीतते हैं तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करें। 350 प्लस कई बार बना इस मैदान पे, इस टूर्नामेंट में। तो अगर 350 प्लस अगर इंडियन टीम बनाती है, खड़ा करती है, तो बाद में एक बड़ा मैच है सेमीफाइनल, एक बड़ा मैच होता है ऑलवेज। मैं समझता हूँ फाइनल से भी बड़ा मैच सेमीफाइनल माना जाता है। तो सेमीफाइनल में चेस करने के लिए जब कोई भी टीम जाएगी तो उसके एक अलग तरह के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, क्राउड के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे अगर 350 प्लस रन अगर दिखेंगे तो उसका एक अलग ही प्रेशर होता है। तो इंडियन टीम चाहेगी कि बिना प्रेशर के खेल के एक बड़ा स्कोर खड़ा करे और बाद में जो क्रिकेट से इतर चीज़ें हैं, जैसे जो प्रेशर है, चेस करने का प्रेशर होता है या एक क्राउड का प्रेशर होता है, उसको वो न्यूजीलैंड को सामना करने के देगी। तो मुझे लगता है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी टीम जीतेगी तो मोस्टली अगर जाएगी तो वो बैटिंग करने जाएगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ शालू जी भी जुड़ी हुई है। शालू जी, क्या लगता है आज अगर टॉस होता है, हमने पिछले मैच में देखा इकलौता ही शायद ऐसा मैच रहा है जिसमें सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की पारी हमने सेकंड इनिंग में लड़खड़ाती हुई देखी। लगभग उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप 50 रन की 60 रन के अंदर सिमट गई। उसके बाद मैक्सवेल आते हैं और वो पूरा एक तरफा मैच जीत कर ले जाते हैं सेकंड इनिंग में। दैट वाज द ओनली मैच जो वानखेड़े में हुआ जिसमें जो है जीत मिली है सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए, और वो भी बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम हार की दहलीज पे पहुंच के आप उसे जीत पे लेके गए हैं। तो दैट इज वाई बहुत चर्चा में रहा वो मैच। तो आज किस तरह से देख रहे हैं कि अगर इंडिया टॉस जीतती है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा का तो ये स्टेटमेंट आ चुका है कि इट डजंट मैटर टॉस कौन जीता है, टॉस इज नॉट द फैक्टर। तो आप किस तरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो रोहित शर्मा ने बोला है कि टॉस डजंट मैटर, पर अभी तक हमने जो देखा है कि 5 मैच हम फर्स्ट बैटिंग करके जीते हैं और चेजिंग में हमने 4 मैच जीते हैं। तो कहीं ना कहीं है कि उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा जो रोहित शर्मा जी ने बोला है, क्योंकि हम प्लेयर हैं, हमें पता है कि हमें कैसे खेलना है। हम पहले से चीज़ें नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हर एक बॉल, हर एक बैट्समैन के शॉट पर ही चीज़ें तुरंत चेंज हो जाती हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर पहले बैटिंग लेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा।
निश्चित रूप से। चलिए, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर और स्पोर्ट एंथुसियास्ट मनोज वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, न्यूजीलैंड को अगर देखें तो बैटिंग और बॉलिंग में एक तरह की बैलेंस टीम हमें देखने को मिलती है। हालांकि शुरुआती 5 गेम उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद जब इंडिया से हारी तो वहाँ उसके बाद एक चीज़ एक्सपोज होती नजर आई कि उनकी बॉलिंग में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी है, जिसका फायदा दूसरी टीमें लेती नजर आई। तो क्या लगता है, आज अगर इंडिया टॉस जीतती है और पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग करने देगी, या फिर चाहेगी कि न्यूजीलैंड जो है सेकंड इनिंग में बैटिंग करे और उनका जो स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट इनिंग में इंडिया खेलती है तो उनकी जो बॉलिंग की जो कमियां उसका इंडिया कहीं ना कहीं फायदा उठा सके? किस तरह से आप देखें? देखिए, निश्चित तौर पर अगर टॉस जीतेंगे तो मुझे लगता है रोहित को पहले बैटिंग के लिए टीम इंडिया को जाना चाहिए, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम का जो इतिहास रहा है और जो हिसाब से भी मैच के जो हम देख रहे हैं और जो मौसम चल रहा है जिस प्रकार से कि रात में डी फैक्टर कारगर साबित होने लगता है, गेंद गीली हो जाती है और सेकंड इनिंग में जब लाइट में जब शुरुआती गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में टीम इंडिया चाहेगी कम से कम 300 प्लस का स्कोर करे ताकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहे। और जिस मैच का आपने जिक्र किया मैक्सवेल का, तो निश्चित तौर पर चूँकि वो अफगानिस्तान जैसी नई नवेली टीम थी, भले उन्होंने 3 मुकाबले उसके पहले जीते थे 4, लेकिन वो कहीं कहीं उनकी अनुभवहीनता भारी पड़ी कि सेकंड इनिंग में अगर कोई बल्लेबाज आता है और वो दोहरा शतक मार के आपसे मैच निकाल लेता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो स्टेप आउट करने की स्थिति में थे नहीं, लेकिन जिस से अफगानिस्तान के गेंद को मौका दिया, उनके पाले में गेंद डाली, उनको सिंगल सरेने से नहीं रोक करने से, तो ये सारे कारण थे अफगानिस्तान की हार का और ऑस्ट्रेलिया की जीत का कारण बने। भले रोहित शर्मा कह रहे हैं कि टॉस डजन नॉट मैटर है, लेकिन एक और चीज़ है, हमने देखा कि चेस करते हुए बाकी के जो स्टेडियमों के हालात थे, कि जो वानखेड़ा में हमने देखा सेकंड इनिंग के हालात, वो लगभग लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में भी हमने देखा है कि पहले हाफ में पिच कुछ और करती है बिहेवियर और दूसरे हाफ में उसका बिहेवियर कुछ और चेंज हो जाता है। कुछ मुकाबले हमने ऐसे भी देखे इसी वर्ल्ड कप में कि पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने बहुत अच्छा किया और बाद में पिच अचानक से इतना स्लो हो गया कि बाद के बल्लेबाजों को बहुत रुक कर खेलना पड़ा, तो जिसके कारण हमको लगा था कि ये पता नहीं कि क्यों बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे। लेकिन जब दूसरी पारी में जब खेलने आई दक्षिण अफ्रीका और उनके साथ जो कुछ हुआ उससे समझ में आ गया था कि पिच का व्यवहार कैसा है। तो आज भी वानखेड़े के, चूँकि हमने देखा था पिछले मैच में रोहित इसी मैदान पर 4 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो उसकी भरपाई वो करना चाहेंगे और निश्चित तौर पर टीम इंडिया चाहेगी कि वो पहले बल्लेबाजी करे, क्योंकि उसके पहले के जो 5-6 बल्लेबाज हैं वो सब इन फॉर्म है। चाहे ओपनिंग की जोड़ी की बात कर लें, नंबर 3 विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और उसके बाद राहुल, अब आप कीजिए रविंद्र जडेजा, ये सारों ने अभी तक का अच्छा खेल दिखाया। और जहाँ तक छठे गेंदबाज की एक बात हो रही थी, तो हमने देखा था पिछले मैच में प्रयोग के तौर पर सही कि सूर्य कुमार है, रोहित है, विराट है, उन्होंने भी गेंदबाजी की है वहाँ और विकेट भी लिए हैं, ऐसा नहीं कि केवल गेंदबाजी की है। तो ये जाहिर सी बात है कि टीम इंडिया के दिमाग में एक डिफरेंट प्लान होगा इस पिच के लिए कि अगर उनको इस मैच में जाना है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड ने सारी तैयारी की होगी मुझे लगता है, वो अगर गेंदबाजी के नज़रिए से देखें तो बुमराह के हिसाब से उन्होंने की होगी सिराज शमी और बाद में कह सकते हैं कि रविंद्र जडेजा, क्योंकि वो एक ही पिच पर टप्पा खिलाने के बाद वो जैसा टर्न लेते हैं रविंद्र जडेजा, तो मुझे लगता है इस पिच पर वो खतरनाक हो सकते हैं। तो पहले टीम इंडिया चाहेगी 300 प्लस का स्कोर करें, और क्योंकि हम न्यूजीलैंड के साथ भी देख रहे हैं कि वो सचिन और 1-2 खिलाड़ियों पर ज़्यादा डिपेंडेबल है। ठीक है, अजहर जी मैं आपके पास आना चाहूँगा कि बात हो रही है इंडियन बैटिंग की। ये होम ग्राउंड है रोहित शर्मा का, लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस पिच पर भारतीय टीम के ज़्यादातर बल्लेबाजों को खेलने का, और आज जो मुकाबला होने जा रहा है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फर्स्ट बैटिंग इंडिया करेगी। किस तरह से देख रहे हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप को, क्योंकि बीते अगर 9 मैचों में देखें तो जो प्रेशर मैचेस हैं उनमें विराट कोहली और रोहित शर्मा इनका ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है। निचले क्रम पे देखें तो केएल राहुल ने भी ज़रूरी पारियां खेली हैं। आज का ये मैच है जहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वानखेड़े का स्टेडियम इतना कुछ खास बड़ा है नहीं, और अगर आपको न्यूजीलैंड से जीतना है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। यहाँ पे ओपनिंग ऑर्डर यानी कि शुभमन गिल को शायद चलना होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले के 2 मैच वो खेले नहीं, उसके बाद जो मैचेस में खेले तो कुछ मैचेस में उन्होंने रन बनाए, बाकी ज़्यादातर मैचों में खास प्रभाव छोड़ नहीं पाए। तो आज लगता है कि ओपनिंग ऑर्डर को एक तगड़ी शुरुआत देनी होगी। बिल्कुल, इस टूर्नामेंट की जहाँ तक बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े जो खिलाड़ी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसके बाद एक टीम अपनी जो ओपनिंग है उसको अच्छे से बिल्ड कर पाए। इसके बाद इन्होंने अपनी सपोर्टिंग जो भूमिका थी, केएल राहुल ने या शुभमन गिल ने या सूर्य कुमार यादव ने, इन्होंने एक सपोर्टिंग भूमिका ही दी थी। बहुत ज़्यादा इनका परफॉर्मेंस, जैसे शुभमन गिल एक बहुत बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, नंबर 1 है कई सारे फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने काफ़ी सारे शतक बनाए, लेकिन इस वर्ल्ड कप में
उनसे उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसे उनसे उम्मीद थी। उन्होंने लगभग 300 के करीब रन बनाए हैं, जबकि कई बल्लेबाजों ने जो नए थे दूसरी टीमों के भी और इंडियन टीम के भी 500 से अधिक रन बना चुके हैं। तो ये भारत की टीम चाहेगी कि जो शुरुआत मिले विराट कोहली या रोहित शर्मा से ओपनिंग के बाद, ये इनसे एक बड़ा टारगेट खड़ा करें। जैसे पिछले मैच में हमने देखा कि इन्होंने अच्छी शुरुआत दी थी, तो बाद में के जो बल्लेबाज थे श्रेयस अय्यर थे, केएल राहुल थे और या ये शुभमन गिल थे, इन्होंने काफ़ी उसको कैरी ऑन किया था और काफ़ी अच्छा एक टारगेट खड़ा कर दिया था नीदरलैंड के सामने। तो ये जो बाद के बल्लेबाज हैं, ये इस पर डिपेंड करेंगे कि शुरुआत इंडियन टीम की कैसी होती है। इसमें अभी तक रोहित शर्मा काफ़ी सफल रहे हैं, उन्होंने एक तेज़ शुरुआत दी है, जिसका फ़ायदा भले ही उन्होंने कई मैचों में कम रन बनाए, 50 रन बनाए, लेकिन उसका तेज़ शुरुआत का फ़ायदा भारतीय टीम को मिला, जिसको बाद में केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने उसको लगातार इसको कंसिस्टेंसी से लगातार कंटिन्यू बनाए रखा है। तो ये भारत बिल्कुल ही चाहेगा कि जो ओपनिंग पेयर है या वन डाउन के बाद तक काफ़ी अच्छी तेज़ शुरुआत भी मिले और एक सेट शुरुआत मिलेगी, जिसको बाद में जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डाउन के जो बल्लेबाज हैं उसको आगे जाके ले जाएंगे और एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। अगर न्यूजीलैंड की टीम भी अगर पहले बल्लेबाजी करेगी तो वो भी चाहेगी कि एक बड़ा टारगेट भारत के सामने रखें, क्योंकि न्यूजीलैंड के कई सारे प्लेयर यहाँ पे यूज्ड हुए हैं, उनके लिए बम्बई भी होम ग्राउंड जैसा रहा है, कई सारे लोग उनके मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में खेलते रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो परिस्थितियाँ हैं बहुत ज़्यादा ऐसी विदेशी सरजमी वाली जैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आईपीएल की टीम में जब वो लोग खेलते हैं तो काफ़ी यूज्ड टू हो गए हैं भारतीय क्राउड से, भारतीय परिस्थितियों से, पिच से। तो मतलब न्यूजीलैंड की टीम को भी हल्के में नहीं ले सकते। तो न्यूजीलैंड की टीम को भी अगर पहले बल्लेबाजी करने को मिलेगी तो वो भी एक बड़ा टारगेट सेट करना चाहेंगे भारतीय टीम के सामने। निश्चित रूप से मनोज जी, बड़ी दुविधा है। एक तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग के 10 ओवर के पावर प्ले में हम अच्छे से रन बनाएं। दूसरा चैलेंज ये रहता है कि हम विकेट ना गंवाएं, क्योंकि अगर हम विकेट गंवा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बॉल पुरानी हो जाए, उसके बाद आने वाले प्लेयर्स को खेलने का मौका मिले, लेकिन जब विकेट गिर जाता है तो फिर जो दूसरा प्लेयर है उसे फिर पारी को आगे खींचना पड़ता है। और अगर हम इस चीज़ को इस तरह से ले कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल जब पारी की शुरुआत करते हैं तो शुभमन गिल जो है धीमी शुरुआत रखते हैं, रोहित शर्मा एक तरफ से मार जरूर रहता है, लेकिन दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं जो रन रेट उस एग्रेसिवनेस से आगे बढ़ नहीं पाता। तो क्या ये दुविधा दिखती है दोनों प्लेयर्स के बीच में ओपनिंग में? नहीं, देखिए मुझे लगता है ये गेम प्लान का हिस्सा है, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है। हमने देखा सचिन सहवाग की जोड़ी भी देखी है, जब सहवाग एग्रेसिव होकर खेलते थे तो डिफेंसिव होकर सचिन खेलते थे, क्योंकि आप दोनों एंड से ये कर नहीं सकते हो कि आप दोनों एंड से मारो और विकेट भी बचा के रखो। तो जाहिर सी बात है कि जैसा भी हम देख रहे हैं रोहित वो आगे आके लीड कर रहे हैं, तो जो भी दूसरे एंड पर रहे, चाहे वो शुभमन रहे या जो भी बल्लेबाज रहेगा उनके साथ ओपनिंग में, ये उसका दायित्व होता है कि वो एक एंड संभाल कर खड़ा रहे। हमने देखा कई बार गलती होती है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में देखिए आप कि किस प्रकार से हमने 2 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे, और उसमें रोहित को छोड़ दे तो बाकी दोनों बल्लेबाज जो थे वो उन्होंने ईशान किशन हो चाहे श्रेयस अय्यर हो, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपने विकेट गंवाए थे। तो आप इतने बड़े मुकाबले में या किसी भी मुकाबले में आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते और कैजुअल शॉट नहीं खेल सकते और ना खेलना चाहिए। इस पूरे टूर्नामेंट में देखिए, अगर टीम इंडिया की बात करें तो ऐसी गलती उन्होंने बहुत कम की है कि लापरवाही से शॉट मारे। हम देखा श्रेयस अय्यर की गलतियों की बात हो रही थी कि वो शॉर्ट पिच गेंदों पर असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन पिछली पारी में जब उनके शॉट से देखिए, उनके शॉट सिलेक्शन कि कितना अच्छा उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदों को, पटकी गेंदों को उन्होंने अच्छे से हैंडल किया, बाउंड्रीज ली, रन स्ट्राइक, रन रोटेट किए, तेज़ी से रन बनाए। उसके पिछले मैच में भी हमने देखा कि जब परिस्थिति ऐसी थी कि आपको टिक कर खेलना है, थोड़ा सा धीमे खेलना है, क्योंकि पिच धीमी हो गई थी, गेंद रुक कर आ रही थी, तो उस परिस्थिति के हिसाब से खेलना। तो आपको पहले पिच का मिजाज पढ़ना होगा, क्योंकि कई बार होता है आप कितने अच्छे एक्सपर्ट हो कि पिच आप ऊपर से देखकर कुछ भी कह सकते हैं कि इसमें घास कम है या ड्राई पिच है या इसमें दरार है, क्रैक्स हैं, लेकिन जब आप उस पर बैटिंग करने जाते हैं तो कई बार होता है कि पिच का मिजाज या तो पूरे 50 ओवर तक सेम रहता है, या कई बार हमने देखा 8-10 ओवर के बाद पिच का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने ये सब देखा है। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि रोहित का होम ग्राउंड है, इसके साथ श्रेयस अय्यर का भी होम ग्राउंड है और सूर्य कुमार का भी होम ग्राउंड है, तो 3 ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं और जो तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं कि किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। दूसरी है कि वानखेड़े की बाउंड्री छोटी है, तो जाहिर सी बात है कि रोहित हो, शुभमन हो या जो भी बल्लेबाज होगा वो निश्चित तौर पे इस बात का इंतजार करेगा कि लूज गेंद आए या ऐसी गेंद आए जिसको बाउंड्री पार पहुंचा सके। तो मुझे भी लगता है कि आज रोहित शर्मा और शुभमन गिल इन पे एक बड़ा दारोमदार रहेगा, एक अच्छी इनिंग्स है अगर पहले बैटिंग करते हैं तब भी, और अगर आप चेस करते हैं तब भी। माफी चाहते हैं मनोज जी, रोकना चाहूंगा आपको। तो भारत ने टॉस जीता है और जैसा कि हम बात कर रहे थे, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। थोड़ी देर में वानखेड़े स्टेडियम में मैच शुरू होने जा रहा है। खचाखच स्टेडियम भर चुका है।
भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 300 से बड़ा का एक बड़ा सा लक्ष्य आज हमें वानखेड़े के ग्राउंड में देखने को मिलेगा और जाहिर तौर पर एक चैलेंजिंग मुकाबला जो हम मान के चल रहे कि होगा। मनोज जी, टॉस जीत के भारत ने बल्लेबाजी की है और वैसे अगर देखें तो पिछले मैच में भारत ने इस विश्व कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है। आज क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि टीम इंडिया चाहेगी कि 300 प्लस का स्कोर, और इसी टूर्नामेंट में हमने देखा है कि 2 बार 350 का स्कोर इस पिच पर हुआ है। और जो सेकंड इनिंग की हम बात कर रहे थे, जब गेंद गीली होने की, तो मुझे लगता है जो शुरुआती हमको सफलता दिला रहे हैं हमारे तेज गेंदबाजों की अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है कि भारत का प्रयास यही होगा कि जो शुरुआत, क्योंकि 8 बजे के बाद से ड्यू का फैक्टर वानखेड़े स्टेडियम में काम करने लगता है। उसके पहले लगभग 1.5 घंटे का खेल इंडिया के पास ऐसा होगा जिसमें आप 15 से 18 ओवर रहेंगे, जिसमें शुरुआत में बुमराह है, सिराज है, फिर शमी है, ये लोग आते हैं। तो इंडिया चाहेगी कि अगर 300 प्लस का स्कोर बन रहा है, 330 350 का स्कोर अगर बन रहा है, तो इसके बाद शुरुआती उनके विकेट निकालें, क्योंकि जब आप चेज़ करने जाते हैं तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें होती हैं जब आप बाकी जो हम लोग सोच रहे हैं जी। क्योंकि अभी तक हम ये सोचे कि आईसीसी के जो नॉकआउट में अभी तक भारत हरा नहीं पा रहा है न्यूजीलैंड को, लेकिन ये एक मैच की बात होती है, किसी एक दिन की बात होती है। लेकिन आप रेगुलर ऐसा हो सकता है, संभव नहीं। पहले एक इतिहास ये भी रहा है कि आईसीसी टूर्नामेंट में भारत कभी पाकिस्तान से नहीं आ रहा, लेकिन हमने T20 में देखा कि भारत को उन्होंने करारी परास्त कर रखी है। न्यूजीलैंड के साथ कहा जा रहा था कि हमने बहुत समय से उनसे मैच जीते नहीं हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने वो भी होते देखा। हमने अफगानिस्तान जैसी टीमों को 4-4 मैच जीते देखा कि अगर 1 मैच 2 मैच होता तुक्का मान सकते थे कि ठीक है 1 जीत गए 2 जीत गए, लेकिन 4-4 मैच जीते। और अगर वो थोड़ा अनुभव उनका काम आता जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो हो सकता है कि आज हम अफगानिस्तान के साथ इस मैदान पर सेमीफाइनल खेल रहे होते। तो जाहिर सी बात है कि न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों पिछले गेम्स में क्या हुआ उसको भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। और मुझे लगता है कि कम से कम 30% बाजी तो भारत ने टॉस जीतने के साथ जीत ली है। अब ये ओपनिंग बल्लेबाजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छा रन बनाए, क्योंकि अगर आप रन चेस करने जाते हैं और आपको 300 प्लस का रन चेस करना होता है, फिर आप रुक कर नहीं खेल सकते हो, फिर आपको हिट करना ही पड़ेगा। क्योंकि रोहित और शुभमन के बाद जो हमारे हिटर्स हैं वो केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, उनको थोड़ा समय लगता है। लेकिन आज ये है कि रोहित शर्मा अगर थोड़ा समय भी लेते हैं, अगर 15 ओवर तक वो क्रीज पर टिकते हैं और 100-125 रन का स्कोर भी होता है, तो मुझे लगता है टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन रोहित जिस हिसाब से खेल रहे हैं तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इंतजार करेंगे नहीं, क्योंकि देखा वाला पीछे देखी हुई परिस्थितियां हैं। और पिछले मैच का हिसाब किताब वो इसी वानखेड़े पर जो 4 रन बनाकर आउट हुए थे, वो पहली गेंद पर उन्होंने बाउंड्रीज ली थी और दूसरी बॉल पर वो आउट हुए थे। तो मुझे लगता है उस खेल को वो वहीं से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ। इंडियन प्लेइंग 11 में वही टीम है जो सेमीफाइनल खेलेगी और सभी प्लेयर्स ने अपना योगदान दिया है अभी तक तमाम मैचों में। तो और बैटिंग की बात हो रही है इंडिया की, तो जाहिर तौर पर विराट कोहली की बात होगी ही। हाईएस्ट स्कोरर है विश्व कप टूर्नामेंट में इंडियन टीम से भी, और मेरे ख्याल से इस वक्त नंबर 3 पर है हाईएस्ट स्कोरिंग में। 594 रन बनाए हैं, उसमें हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। शालू जी, विराट कोहली की परफॉर्मेंस लगातार शानदार रही है और हमेशा एक मेजर रोल प्ले किया है उन्होंने क्रूशियल सिचुएशंस में। आज सेमीफाइनल का मुकाबला है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछला मुकाबला जो न्यूजीलैंड के साथ हमारा हुआ था, उसमें जो स्टार प्लेयर है, कैप्टन है केन विलियमसन, इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे। और केन विलियमसन की एक खासियत है कि अगर वो एक तरफ से खेलना शुरू करते हैं तो फिर वो रुकते नहीं। और इंडियन टीम में वैसे ही कुछ विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि अगर वो एक बार जम गए तो फिर उन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। हमने ये चीज़ साउथ अफ्रीका में भी देखी, जब मैच हो रहा था हमको एंड में लगा कि नहीं स्कोर थोड़ा सा कम रह गया, जबकि स्कोर 300 के पार था, फिर भी हमको लगा कि थोड़े रन्स कम रह गए। लेकिन जब साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करना शुरू किया तब हमें समझ में आया कि वो पिच कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही थी बैटिंग के लिए, और जिस तरह से पूरी साउथ अफ्रीका टीम आउट हो गई। तो क्या कहेंगे विराट कोहली की बैटिंग को लेकर, आज उनके ऊपर जिस तरह की जिम्मेदारी रहेगी उसको लेकर? जी बिल्कुल, आज उनको ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग में वो आते हैं तो आज उन्हें एक अपना एक साझेदारी बनाकर खेलना रहेगा। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जैसे कि अगर रोहित शर्मा और जो शुभमन गिल हैं वो 10 से 15 ओवर तक अगर अच्छा खेल जाते हैं और उन्हें टिक कर खेलना पड़ेगा, और फिर जो सेकंड इनिंग के बल्लेबाज रहेंगे, आपने विराट कोहली की बात करी है, तो आज उनको अच्छा खेलना पड़ेगा और एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में टीम इंडिया की मदद करनी रहेगी। निश्चित रूप से। अदर साहब,
क्या लगता है, हम कॉन्फिडेंट है अपने ओपनिंग ऑर्डर को लेके? हमारा मिडिल ऑर्डर कंसिस्टेंट रहा है विराट कोहली की वजह से। इवन अगर हम कहें तो 6th प्लेयर है, जिन सूर्य कुमार को भी जब मौका मिला है तो उन्होंने अच्छी शानदार पारी के लिए उस मैचों में भी जहां पर भारतीय प्लेयर थोड़ा दबाव में दिखे थे। तो कितना कंप्लीट मान रहे हैं आप इस वक्त अपनी इंडियन बैटिंग लाइनअप को, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप जो है 8वें नंबर तक जाती है, जबकि भारत की सिर्फ 6 तक है। बिल्कुल, भारत की टीम में भी काफ़ी गहराई है। जो पहले 6 बल्लेबाज हैं वो उनका काफ़ी प्रदर्शन जो पुराना है, काफ़ी बड़े प्लेयर हैं और बड़ा मैच है आज न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो सेमीफाइनल है। तो बड़े मैचों में बड़े प्लेयर अक्सर हमेशा अच्छा खेलते हैं। तो विराट कोहली बड़ा नाम है, रोहित शर्मा बड़ा नाम है, शुभमन गिल एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज के तौर पे हाल ही के वर्षों में पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में उभरे हैं, तो इनसे भी काफ़ी उम्मीद लगाई जा सकती है। सूर्य कुमार यादव के नाम से ही कई बॉलर्स को डर लगता होगा, क्योंकि जिस तरह की वो विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, जिस दिन उनका दिन होता है तो उनके सामने कोई भी बॉलर नहीं टिकता। और शुभमन गिल और केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, ये भी दोनों बड़े बल्लेबाज हैं। जब मौका पड़ता है तो रविंद्र जडेजा, जो एक ऑलराउंडर के तौर पर अपनी पहचान भारत की टीम में स्थापित कर चुके हैं और पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं और कई वर्षों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो भारत की बल्लेबाजी 6 नंबर तक है, वो तो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद भले ही बल्लेबाजी की ज़रूरत पड़ी नहीं है इस पूरे वर्ल्ड कप में। जो 6 बल्लेबाज हैं भारत के, इसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं, तो भारत की बल्लेबाजी में इतनी गहराई है कि वहीं तक पूरे ओवर 50 ओवर कर लेते हैं वो। भारत के जो बॉलर हैं उनको बल्लेबाजी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं इस पूरे वर्ल्ड कप में। तो भारत की जो गहराई है और जैसा उनका नाम है और अब तक का परफॉर्मेंस रहा है, अगर वो सब अपने नाम के साथ, अपने प्रदर्शन के साथ और एक बड़े मैच के साथ भारत की परफॉर्मेंस जैसा रहा अगर शुरुआत देते हैं और उसको बाद के बल्लेबाज कंसिस्टेंसी कंटिन्यू करते हैं, तो निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड के सामने आज एक बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है और एक बड़ा स्कोर भारत की टीम चाहेगी कि वो एक बनाए। 330 के लगभग मुझे लगता है कि भारत की टीम आज इस स्कोर को खड़ा करेगी, जिसके बाद न्यूजीलैंड को वो दबाव में लाएगी और इस सेमीफाइनल का मैच जो है भारत के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। भारत के लिहाज से ये विश्व कप के लिए एक पहले बल्लेबाजी करना भारत विश्व कप के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए एक अच्छा साइन है। तो रोहित शर्मा और जो शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छी स्टार्ट देने की उनसे उम्मीद की जा रही है। जैसा कि मनोज जी ने बताया कि एक टीम प्लान होता है कि एक बल्लेबाज एक हैंड बचा के चलता है, एक हैंड बचा के चलेगा और दूसरा बल्लेबाज तेज़ शुरुआत करेगा। तो यहाँ पे जो रोहित शर्मा है उन्होंने काफ़ी टीम को लीड किया, तेज़ खेलने के लिए थोड़े रिस्की शॉट भी मारे हैं और उसमें वो सफल भी हुए हैं। पिछले मैच में देखा कि जो बाद में जब रोहित शर्मा आउट हो गए तो शुभमन गिल ने तेज़ खेलने की शुरुआत की तो वो आउट हो गए थे, ऐसे अनएक्सपेक्टेड शॉट पे आउट हो गए थे जहाँ पे वो छक्का लग सकता था। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि भारत एक अच्छा बल्लेबाजी का स्कोर खड़ा करके न्यूजीलैंड को दबाव में लाने की कोशिश करेगा। निश्चित रूप से मनोज जी, टिम साउदी, लॉकी फर्गसन और ट्रेंट बोल्ट, न्यूजीलैंड के ओपनिंग बॉलर्स सबसे ज़्यादा खतरनाक। इसमें अगर बात की ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्गसन, इनका इकोनॉमी रेट बेहद कम, सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिए हैं, यानी कि पावर प्ले में आते हैं, ये रन चोक करते हैं और विकेट लेने में भी माहिर रहे हैं। हालांकि हमने पिछले मैच में देखा कि थोड़ा सा दबाव पड़ा था भारतीय बल्लेबाजों पर, लेकिन उतने ही दोगुनी एनर्जी से हमने वापसी की। तो आज न्यूजीलैंड की बॉलिंग और इंडियन बैटिंग कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जो 2 बड़े उनके खिलाड़ी, ट्रेंट बोल्ट की बात कह रहा है, टिम साउदी, उनका परफॉर्मेंस इस पूरे वर्ल्ड कप में उतना अच्छा नहीं रहा जितने बड़े उनके नाम हैं। मिचेल सेंटर पर वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहे हैं, रचिन की गेंदबाजी उनको कभी कभी कराना पड़ी। और जो बल्लेबाजी की गहराई की आपने बात की थी कि अगर हम इंग्लैंड की देखें तो उनके पास 9वें नंबर तक के बल्लेबाज थे, लेकिन वर्ल्ड कप में उनका सफ़र कहाँ ख़त्म हुआ है? क्योंकि अगर आपका 9वें नंबर का बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो आपका टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, आपका मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है। टीम इंडिया के साथ अभी तक ऐसा हुआ नहीं, हमने देखा है कि पूरी पारी कोलैप्स हो गई हो। अगर शुरुआती 2-3 विकेट घुमाए तो बीच में हमने देखा कि एंकर डालकर बाकी के बल्लेबाजों ने अपने ड्यूटी की है और आखिर में जब जडेजा को मौका मिला तो उन्होंने भी अच्छे हाथ दिखाए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके पास भले गहराई कितनी हो, लेकिन कोई भी बल्लेबाज या कोई टीम चाहेगी कि जो उसको शुरुआती जो बल्लेबाज है 4-5 नंबर तक के, वही अपना काम इतने आसानी से पूरा कर ले कि बाकियों का नंबर ही ना लगे। आप देखिए, हम 6ठे नंबर के लिए हार्दिक पांड्या को लाए थे, राहुल ऑलराउंडर के लिए, लेकिन जब से वो टीम से बाहर हुए, लेकिन उसके बाद से उनकी कमी पूरी टीम ने खलने नहीं दी है, चाहे वो गेंदबाजी के स्तर पर हम देखें, चाहे बल्लेबाजी के स्तर पर देखें। तो जिस खिलाड़ी को जब मौका मिला है उसने अपना परफॉर्मेंस दिया है और ये बताया है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप में आपका सिलेक्शन हो रहा है इतनी बड़ी खिलाड़ियों में से, तो आप में क्लास तो है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप में टैलेंट है, इसी टैलेंट से आप वहाँ तक पहुँचे। लेकिन उस टैलेंट को परफॉर्म आप कैसे करते हैं, कितनी जल्दी आप गलतियों से सीखते हैं, कितनी जल्दी आप विकेट पर सेट होते हैं और क्या आप अपना विकेट थ्रो नहीं करते हैं। क्योंकि आप देखिए, सूर्य कुमार यादव की हम बात करें,
2 बार वो सेम शॉट पर लगभग आउट हुए हैं कि गेंद निकली है और उनके ग्लव्स से लगकर विकेट कीपर के हाथ में चली गई है। तो ऐसी गलती वो दोहराना नहीं चाहेंगे। हमने रोहित को देखा है तेज मारने के चक्कर में कई बार तो अविश्वसनीय कैच भी होते देखा हमने, और कई बार हमने देखा कि वो विकेट गंवाया, लेकिन वो एक आपको शुरुआत अच्छी दे है। शुभमन गिल का भी आपने जिक्र किया था, लेकिन पिछले मैच में आप देखिए रोहित से तेज उन्होंने खेले थे। तो जब और दूसरे एंड पर हमने देखा था जब शुभमन अच्छा खेल रहे थे तो रोहित ने अपने आप को थोड़ा सा रोका हुआ था। इसके बाद के बल्लेबाज में देखिए ये एक तरह से होड़ मच गई थी श्रेयस अय्यर में भी और केएल राहुल में भी और विराट कोहली में भी कि कौन कितने तेज रन बनाएगा। विराट कोहली के आउट होने के बाद जिस प्रकार से किसी को उम्मीद नहीं थी कि केएल राहुल अपना शतक पूरा करेंगे और टीम इंडिया उतने बड़े स्कोर तक जा पाएगी, लेकिन जो आखिरी के ओवरों में हमने देखा कि लगभग 10 ओवर में 124 रन का भारतीय टीम ने स्कोर किया है। तो ये बताता है कि जब आपको ज़रूरत है तब आप उतनी तेज़ी से खेल सकते हैं और जब आपको ज़रूरत है आप रोक कर भी खेल सकते हैं, क्योंकि पहले 10 ओवर में आप 91 करते हैं और आखिरी के 10 ओवर में आप 124 करते हैं। जी, अगर आप विकेट बचा के खेलते हैं तो आप और अच्छा एग्रेसिव नहीं, बैटिंग उसके साथ आपके पास एक रन रेट है ना, क्योंकि अगर आपके पास 9 का इकोनॉमी रेट है 10 ओवर में और अगले 10 ओवर में आप 6 के रन रेट से भी खेलते हैं तो 20 ओवर में आपके स्कोर बोर्ड पर होते हैं 150 रन, जो बताता है कि लगभग 7.5 का एवरेज है। और अगर आप उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं कि अगले 20 ओवर तक अगर आप 6 का रन रेट भी मेंटेन करते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए फिर आपका स्कोर जब मैच खत्म होगा आपकी पारी तो 360-370 तक आराम से पहुँचेगा। निश्चित रूप से। अजहर साहब, क्या लगता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इंडियन बैटिंग की भी कि हमारा ओपनिंग ऑर्डर का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ रोहित शर्मा का रहा है विद इन पावर प्ले, और विश्व कप में सबसे शानदार स्ट्राइक रेट नंबर 1 पे न्यूजीलैंड टीम आती है, रचिन रविंद्र और डीवॉन कॉनवे। रचिन रविंद्र ये इतने इंटरेस्टिंग प्लेयर है, मेरे ख्याल से सबसे चर्चित प्लेयर है इस वर्ल्ड कप के, क्योंकि वनडे ओडीआई में इन्होंने पदार्पण करने तक कोई उनका ना कोई 50 था ना 100 था। वर्ल्ड कप में आने के बाद इन्होंने 3 शतक जड़ दिए, 2 अर्धशतक मार दिए और ओपनिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा लीथल चल रहा है। हालांकि डीवॉन कॉनवे की स्टार्टिंग बहुत शानदार थी इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद वो बाद के कुछ मैचेस में तो चले नहीं। आखिरी कुछ मैचेस में उन्होंने 50 रन 48 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेली, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की बैटिंग में जो उनका ओपनिंग ऑर्डर है, डीवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र, जो मेरे ख्याल से सबसे पहले इंडियन बॉलिंग के टारगेट पर होंगे कि सबसे पहले इन्हें आउट किया जाए। बिल्कुल, अभी तक का जैसा परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने किया है, रचिन रविंद्र निश्चित तौर पर उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 3 शतक लगाए हैं, लेकिन वो चूंकि युवा हैं, पहला उनका बड़ा टूर्नामेंट है, अब तक तो उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन आज नॉकआउट टूर्नामेंट है, आज नॉकआउट मैच है, सॉरी आज सेमीफाइनल मैच है, एक बड़ा टूर्नामेंट का मैच है और एक बड़ा प्रेशर होगा। आज उनकी बल्लेबाजी की परख दिखेगी कि वो दबाव में कैसे अपने आप को हैंडल कर पाते हैं। भारत की जो बॉलिंग है वो वर्ल्ड क्लास है और इस बड़े मैच में वो भारत की बॉलिंग को कैसे खेलते हैं ये आज देखना होगा। वो निश्चित तौर पर बहुत प्रतिभावान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस तय करेगा कि वो भविष्य में किस ओर जा सकते हैं। आज जो भारत की बॉलिंग रहेगी सेमीफाइनल मैच में, रचिन रविंद्र अगर उसको हैंडल कर पाते हैं और एक अच्छी शुरुआत दे पाते हैं तो निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड को उससे फ़ायदा हुआ। लेकिन जो आज की जो परिस्थितियां रहेंगी, बाद में बल्लेबाजी करना है, एक बड़ा क्राउड उनके सामने रहेगा और रात में ड्यू फैक्टर रहेगा, भारत की बॉलिंग जो अब तक बहुत अच्छी रही है उसका सही मुकाबला करना पड़ेगा, तो रचिन रविंद्र पे काफ़ी निगाहें रहेंगी। हालांकि केन विलियमसन, लेथम और कॉनवे बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं जो भारत में आईपीएल में खेलते रहे, काफ़ी सालों से भारत में आईपीएल खेलते रहे, तो भारत की परिस्थितियां उनके लिए थोड़ी सी घरेलू टाइप की हैं। मुंबई इंडियंस के लिए ट्रेंट बोल्ट खेलते रहे और केन विलियमसन काफ़ी सारा यहाँ पे खेलते रहे, तो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो भी एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी और उनके जो बल्लेबाज हैं वो भी एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो आज का जो प्रेशर मैच होता है, बड़ा मैच होता है, एक अलग तरह का दबाव खिलाड़ियों पर होता है, तो उस दबाव को कैसे हैंडल कर पाते हैं और उस दबाव में कितना स्कोर खड़ा कर पाते हैं, ये नए जो युवा खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, इस पर काफ़ी सारा आज का मैच न्यूजीलैंड के लिए दारोमदार रहेगा। निश्चित रूप से। शालू जी, आज टॉस हम जीत चुके हैं, निश्चित रूप से हम मान रहे हैं कि 300 का स्कोर होगा, लेकिन इंडियन बॉलिंग की लाइनअप इतनी खतरनाक चल रही है कि हम मान लेते हैं कि हम 270 भी डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप के हिसाब से देखें तो ओपनिंग में जैसा बात कर रहे थे, रचिन रविंद्र है, उनका डीवॉन कॉनवे है, उनके बाद आते हैं नाथन लियन, केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, जो सबसे खतरनाक चल रहे टीम के टॉप 3 स्कोरर्स में से न्यूजीलैंड का ये 5 ऐसा बैटिंग ऑर्डर है। उसके बाद फिर ग्लेन फिलिप्स हैं, तो कह सकते हैं कि बहुत ही लंबा बैटिंग लाइनअप है। और अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम 290 तक का भी स्कोर कर लेते हैं तो क्या रणनीति रहेगी इंडियन बॉलर्स की? क्या आज हम विकेट लेने जाएंगे या फिर हम दबाव बनाने की कोशिश करेंगे रन चौक करके, ताकि वह गलत शॉट खेले और आउट हो जाए?
देखिए आज हमें नई बॉल से कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी, अटैकिंग बॉलिंग करनी पड़ेगी, हमें रन भी रोकना है। जो सामने की बैट्समैन मतलब टीम के जो बैट्समैन हैं, हाँ माना कि वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, पर हमारे बॉलर्स भी कम नहीं हैं उनके आगे अगर देखा जाए तो। और जो हमारे मीडियम मतलब पेसर बॉलर हैं और हमारे स्पिनर्स हमारे स्पिनर्स जो हैं, आज स्पिनर्स को भी कहीं ना कहीं अच्छा एक रोल अदा करना पड़ेगा टीम में, और अटैकिंग बॉलिंग करनी है और रन भी रोकना रहेगा। ज़ाहिर तौर पर एक चैलेंज है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के लिए भी कि अब अगर सेकेंड बैटिंग आती है तो वो उससे किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि जैसा कि पिच रिपोर्ट कह रही है कि पिच पे टर्न भी है, ग्रास भी है, लेकिन स्टार्टिंग के सेकेंड इनिंग में जो स्टार्टिंग के 20 ओवर से बहुत क्रूशल होंगे। मनोज जी, क्या लगता है इंडियन बॉलिंग लाइनअप की क्या रणनीति होगी इसको लेकर? क्या 15 ओवर के बाद या उससे पहले ही हम स्पिनर्स को उतारने वाले हैं? देखिए, डिपेंड करेगा कि उस समय न्यूजीलैंड की कितने विकेट गिर रहे हैं या उनका स्कोर क्या है, स्कोर बोर्ड कितना उन्होंने बनाया है, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता हम पहले भी उतार लें। एक हमने वर्ल्ड कप ये भी देखा है, न्यूजीलैंड ने जो प्रयोग किए हैं कि दीपक पटेल उनके स्पिनर हुआ करते थे, तो वो ओपनिंग गेंदबाजी में आया करते थे। इसी प्रकार का प्रयोग हमने देखा कि नीदरलैंड की टीम भी कर रही है कि ओपनिंग में उनके जो है तेज़ गेंदबाजों को उतारते नहीं, स्पिनर्स या मीडियम पेसर वो आते हैं। तो वो उस समय की जो मौजूदा परिस्थितियाँ, क्योंकि ग्राउंड के बाहर आप बहुत अच्छी रणनीति बनाते हैं कागज़ में, लेकिन ग्राउंड में जो कुछ घटना होता है तो आपको उसी के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है कि अगर कोई गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तो आपको बॉलिंग, आपको बैटिंग कैसे करना है, या कोई सामने विरोधी टीम का बहुत अच्छा बल्लेबाज है और वो अगर लंबी साझेदारी की ओर बढ़ रहा है तो उस साझेदारी को ब्रेक कैसे करना है, क्योंकि आप कागज़ पर प्लान नहीं कर सकते। आप ये देख सकते हो कि उसको गेंद कहाँ डालना है, कहाँ उसका वीक पॉइंट है, वहाँ आप उसको टारगेट कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर गेंद वहीं जाए, क्योंकि हमने देखा बुमराह को कई बार कि वो 6 की 6 गेंद भी यार्कर डाल देते हैं, और कई बार होता है कि 6 ओवर तक वो यार्कर नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो उस लाइन में नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। न्यूजीलैंड की बात करें, 400 का स्कोर किया था, इसके बाद भी वो मैच हारे थे। हमने देखा था इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ी चर्चा थी बेजवाल क्रिकेट की, इंग्लैंड की, उनका हश्र क्या हुआ, क्योंकि वो एक ही रणनीति में पूरा मैच खेलते रहे। हमने पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप की देखिए कि किसी ने सोचा था कि शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी अगर 10-10 ओवर में 100 के आसपास या उससे ज़्यादा के रन देंगे, ये हमने नहीं देखा था। लेकिन ये हमने इस पूरे वर्ल्ड कप में होते देखा। किसी ने सोचा नहीं था कि सेकंड पारी में चेस करते हुए कोई बल्लेबाज 300 से कम स्कोर में 201 या अपना दोहरा शतक बना सकता है, ये भी हमने सोचा। क्योंकि आपको जब आप मैदान पर खड़े हो तो आपकी रणनीति कुछ और होती है। जहाँ तक आपने खिलाड़ियों की बात की है तो हमने न्यूजीलैंड को भी देखा कि उनके बल्लेबाज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सचिन की आपने बात की, लेकिन इसके पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि 5 शतक मारे थे लगातार रोहित ने। लेकिन जो एक दबाव रहता सेमीफाइनल का, वहाँ टीम इंडिया के शीर्ष बल्लेबाज कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे और 240 रन का स्कोर हम चेज करने में विफल रहे थे। और वही रोहित शर्मा को आप देखिए कि 2011 में उनको वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली थी टीम इंडिया में, वो बाद में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। 2015 में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन बड़े मैच के दबाव में हम बिखरे। तो यही कारण है कि आज हम देखेंगे कि एकदम एक अलग तरीके की टीम इंडिया हमको नजर आएगी, क्योंकि वो सारी पीछे चीज़ों को पीछे छोड़ दिया मुझे लगता है टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने। क्योंकि जब आप जैसे आज जो एक मैंने मनोवैज्ञानिक जो दबाव रहता है टास्क का, तो रोहित ने एक उसको पहले ही खारिज कर दिया था कि टास्क से कोई हमको अंतर नहीं पड़ता है, ये कोई मैटर नहीं करता है। तो एक प्रेशर बनाने का प्रयास रहता है कि विरोधी टीम के कप्तान को अगर ये पता लगता है कि यार ये टीम का कप्तान जो कि ऐसी पिच में जिसमें सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, उसके पुराने आंकड़े कह रहे हैं उस मैदान के कि पहले बल्लेबाजी करना आसान है, और एक विरोधी टीम का कप्तान ये कह रहा है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको पहले बैटिंग करना है कि बॉलिंग करना है। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है उनके दिमाग में कि यार आखिर इस पिच के लिए उनका प्लान क्या है। जी चलिए, समय सीमित है। अजहर साहब जल्दी से इस पर जवाब चाहूंगा। एक मिसकंसेप्शन था इंडिया के बारे में कि इंडिया चेस करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल है और जीतती है, लेकिन 5वें मैच के बाद हमने देखा कि इंडिया टारगेट देकर भी उतनी शानदार तरीके से जीत सकती है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह था भारतीय गेंदबाजी। सबसे शानदार इकॉनमी अगर हम देखें, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, इन्होंने शानदार बॉलिंग की इस वर्ल्ड कप में। आज उन पर दारोमदार होगा। बिल्कुल, भारत की टीम ने जो पूरे जो 9 मैच खेले हैं उसमें जीतने, बाद में बैटिंग करने के भी जीते हैं चेस करके, और पहले बैटिंग करके भी काफ़ी कंफर्टेबल विन जीत दर्ज की है।
तो भारत के लिए पहले खेलना बाद में खेलना इज़ नॉट मैटर, लेकिन आज टॉस जीता है, पहले बैटिंग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेगी। और भारत ने जिस तरह से वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी और अब तक खेला है, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड कप को वो उसी ले में, उसी अंदाज में, उसी प्रदर्शन के साथ ख़त्म करेगी। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो विश्व कप रहा है राउंड रॉबिन लीग पर रहा है, राउंड रॉबिन सिस्टम पर रहा है, तो इस वर्ल्ड कप से काफ़ी अच्छा मैच भी देखने को मिले, कई सारी टीमों का अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने को मिला है। अफगानिस्तान की टीम एक बहुत अच्छी टीम बन के उभरी है, नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम को हराया जो टेबल में एक नंबर पे टॉप पे थी। इस विश्व कप से क्रिकेट को काफ़ी फायदा हुआ है। और आज इंग्लैंड के जो पूर्व फुटबॉलर हैं बेकहम, वो आज सेमीफाइनल में ही देखने आ रहे हैं। तो इस पूरे विश्व कप से एक मैसेज गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की अगर बात करें तो क्रिकेट ने अपनी एक अलग जगह बनाई है। आज भले ही 10 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं, लेकिन इसके बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्रिकेट का काफ़ी सारा एक्सपेंशन हो रहा है और क्रिकेट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और उसमें बीसीसीआई की जैसी भूमिका है, लोग कहते हैं आईसीसी नहीं है, बीसीसीआई है, तो इसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बीसीसीआई की बड़ी भूमिका है कि पूरे विश्व में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बीसीसीआई और भारतीय टीम ने एक बड़ा योगदान दिया है। और जो भारत के बड़े बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने पूरे विश्व के खेलों के एक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और एक काफी अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये मुकाबला अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, क्योंकि एक तरफ खड़ी है न्यूजीलैंड टीम जो बेकरार है पहले विश्व कप खिताब के लिए, और उसके सामने है सिर्फ एक ही रुकावट और वो है भारतीय टीम। वही भारतीय टीम 10 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से विश्व कप अपने नाम करना चाहेगी और उसके लिए उसे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराना होगा। अब देखना होगा बाजी कौन मारता है, कौन जीतता है और कौन अपने फैंस का दिल जीतता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। ऑल द बेस्ट। It's gone the distance, and it's a win for India. Yeah! And they're off the mark in World Cup 2023.